नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। जेआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे जेआईबी की पेपर 3 की यूनिट 12, जिसका नाम है लेटर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें हम जानेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरह से ये बिज़नेस में हेल्प करते हैं, कौन कौन से बैंक या और पार्टीज़ जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट पे एप्लीकेबल होती हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम फॉर्मल इसकी डेफिनेशन जानने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से काम करता है। साथियों, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक बिजनेसमैन है जिसकी इंडिया में कोई फैक्ट्री है। उसको अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन की ज़रूरत है और वो मशीन बनती है यूएस में। अब यूएस में जो एक उसका मैन्युफैक्चरर है जो उस मशीन का, वो उससे बात करता है, कहता है कि मुझे इस मशीन की ज़रूरत है, तो आप इसको मुझे इंडिया में भेज दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो वो एक्सपोर्टर जो है यूएस में जो बैठा है वो कहता है ठीक है, आप मुझे 1 करोड़ की मान लीजिए मशीन है वो, तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए या उसके जो इक्विवेलेंट डॉलर्स में है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको मशीन दे दूंगा। लेकिन अब दोनों के बीच में ट्रस्ट का इशू है। इसको ये लगता है कि मैं अगर उनके बीच में पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहले ज़्यादा कारोबार नहीं हुआ है, तो इम्पोर्टर को लगता है कि मैं उसको मान लीजिए पहले पेमेंट कर दूँ तो पता नहीं ये मशीन कैसी भेजेगा, ठीक होगी नहीं होगी। एक्सपोर्टर को ये लगता है कि अगर मैं पहले मशीन एक्सपोर्ट कर दूँ, उसके बाद में इससे पेमेंट लूँ, तो पता नहीं पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, कम ज़्यादा आएगी, तो ये इशू रहते हैं। दूसरा एक और इशू हो सकता है कि मान लीजिए जो फैक्ट्री मालिक जो इंडिया में बैठा है, उसके पास उस समय उतने फंड ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए हैं ही नहीं उसके पास। वो उसकी पेमेंट जैसे जैसे आएंगी 1 महीने में 2 महीने में, तब वो इस कंडीशन में होगा कि वो पेमेंट कर पाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्सपोर्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपको सामान भेज दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवा दीजिए। तो इस तरह से इसमें अब बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करते हैं। तो इम्पोर्टर जो है वो जाता है अपने बैंक के पास, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती होगी जो ब्रांच, उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें ये एक मशीन मंगानी है और आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे एक्सपोर्टर के नाम के फेवर में जारी कर दीजिए। और उसके पास वो अपना कोटेशन वगैरह लेके जाता है, सेल्स ऑर्डर लेके जाता है, परचेज ऑर्डर, जो एग्रीमेंट उनके बीच हुआ होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो सारी लेके जाता है। और बाकी जो बैंक्स के फॉर्म्स वगैरह हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करता है। तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर देता है और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं, सारी स्पेसिफिकेशन होती हैं कि जो गुड्स आएंगी वो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, किस समय तक वैलिड होंगी, उनकी कीमत, उसकी अमाउंट जो होता है कि इतने अमाउंट तक की गुड्स जो है एलसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की खुलेगी, वो अमाउंट मेंशन होता है। उसका एक्सपायरी पीरियड क्या है वो पड़ा होता है उसमें। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आने हैं उनकी डिटेल होती है कि इनवाइस आएगी तो उस पर क्या क्या मेंशन होगा, बिल ऑफ लेडिंग आएगा उस पर क्या क्या मेंशन होगा, इंश्योरेंस करानी है, साथ ही वो शिपमेंट जो होगी वो उसके बारे में डिटेल्स होती हैं सारी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जब एलसी में डाल दी जाती हैं, उसके बाद एलसी खोल दी जाती है और वो एलसी जो है जो एक्सपोर्टर होता है उसके पास में, उसके बैंक के पास भेज दी जाती है। और एक्सपोर्टर को जब एलसी मिल जाती है तो उसके बेसिस पे वो अपना जो मशीन है वो एक्सपोर्ट कर देता है और साथ में वो डॉक्यूमेंट भी उसके जो है तैयार करके, इनवाइस, बिल ऑफ लेडिंग और बाकी जो उसमें एलसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगा के भेज देता है जो इशूइंग बैंक है उसके पास। और यहाँ पे जब इंडिया में वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो बैंक जो है उनको, अगर डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हैं एज़ पर एलसी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इम्पोर्टर का जो बैंक है वो उसको एक्सेप्ट करता है और बाद में उसकी जो ड्यू डेट होती है उस पर एलसी की उस पर उसका पेमेंट कर देता है। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इस केस में दोनों के ही जो इम्पोर्टर का बैंक, इम्पोर्टर जो है वो भी सेफ गार्ड रहता है, क्योंकि एलसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डाल रखी होती हैं कि हमें ये स्पेसिफिकेशन की
मशीन चाहिए, ये पार्ट्स चाहिए, तो वो उसमें मेंशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिलीवरी होती है, तभी बैंक पेमेंट करेगा। एक्सपोर्टर भी इसमें सेटिस्फाइड रहता है, मेंटली फ्री रहता है कि उसको अपने पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि बैंक ने जिम्मेदारी ली है पेमेंट करने की। अगर ड्यू डेट पे जो इम्पोर्टर है, जो जिसने सामान मशीन ली है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसका पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे। और बैंक को फ़ायदा होता है, बैंक को जो है उसमें एलसी इशू करने पे जो चार्ज है, बैंक का कमीशन है, वो मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों के लिए बेनिफिशियल है और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये तो सिंपलेस्ट वे में जो मैंने आपको बताया। अब फर्दर हम देखते हैं कि इसमें जो एक्चुअल जो इसकी लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज में क्या है इसमें। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज एन अंडरटेकिंग फ्रॉम अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, जो कि इंपोर्टर या बायर है, वेयर इन द बेनिफिशरी एक्सपोर्टर इज फुली एश्योर्ड ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स हिज पार्ट ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट एम्बॉडीड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक अंडरटेकिंग होती है जो इंपोर्टर का बैंक जारी करता है अपने कस्टमर के या इंपोर्टर के बिहाफ पे, जहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसका, यानी कि एक्सपोर्टर जो है, उसको एश्योरेंस दी जाती है, उसको एश्योर्ड किया जाता है कि पेमेंट उसको मिलेगा, उसने जो सामान भेजा है उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट मिलेगा, बशर्ते अगर वो कंडीशंस जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं? सबसे पहले तो एक एप्लीकेंट होता है, जिसको जो बायर होता है, इंपोर्टर होता है, या जो एलसी खुलवाता है, तो कोई भी नाम इनको दे सकते हैं। ही इज़ अ पर्सन हु अप्लाइज टू बैंक फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इंपोर्टर जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है अपने बैंक में। इशूइंग बैंक होता है जो एलसी को इशू करता है। बेनिफिशियरी होता है तीसरा, जो एक्सपोर्टर भी है या सेलर है, वो उसके फेवर में एलसी जारी की जाती है। एडवाइजिंग बैंक होता है, एडवाइजिंग या नोटिफाइंग बैंक भी इसे कहते हैं, द बैंक इन द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर कंट्री थ्रू विच द लेटर ऑफ क्रेडिट इज एडवाइज टू द बेनिफिशियरी। इट ओनली फॉरवर्ड्स एलसी टू बेनिफिशियरी एंड इनेबलिंग बेनिफिशियरी टू रिलाई ऑन जेन्युइननेस ऑफ एलसी। तो इसकी ज़रूरत एडवाइजिंग या नोटिफाइंग बैंक की ज़रूरत तब पड़ती है, मान लीजिए कोई इंडिया में जिस बैंक ने एलसी जारी की है, मान लीजिए वो बहुत छोटा बैंक है, या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ का जो एक्सपोर्टर है वो कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा बैंक है, या उसकी क्रेडिट जो है वर्दीनेस उतनी अच्छी नहीं है, रेटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं उस पर कैसे भरोसा करूँ, मान लीजिए वो बैंक ही कभी डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। उस केस में वो कहता है किसी बड़े बैंक के, किसी जो इस्टेब्लिश्ड बैंक है, जो उसका अच्छा नाम है, उससे हमारी उसको एलसी को एडवाइस करवाइए, तब मैं इसको एलसी को मानूंगा या उस पर भरोसा करूँगा। उस केस में एक एडवाइजिंग बैंक बीच में आ जाता है, जो कि उसको बेनिफिशरी को भरोसा दिलाता है कि एलसी जो है वो जेन्युइन है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। निगोशिएटिंग बैंक एक आता है, द बैंक इन द बेनिफिशरी एक्सपोर्टर्स कंट्री विच निगोशिएट्स द बिल, यानी कि मेक्स द पेमेंट ऑन द बिल drawn by the seller and accept the document. If the LC specifies a bank, then that bank is the negotiating bank and also called the nominated or paying bank. If LC however does not specify the bank, then any bank can be negotiating bank. तो निगोशिएटिंग बैंक पिक्चर में आता है जब जो निगोशिएटिंग बैंक हम उसको कहते हैं जो एलसी के जो बिल जो है उनको निगोशिएट करता है, जो बायर की कंट्री में है, यानी कि जो बेनिफिशियरी है, एक्सपोर्टर है, उसकी कंट्री में है, वो बिल्स को नेगोशिएट करता है और उसका पेमेंट जो है उसको करता है। अगर एलसी में कोई मेंशन है कि स्पेशली कि ये बैंक नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा तो फिर वही रहता है, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो फिर कोई भी बैंक जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक की तरह एक्ट कर सकता है। कंफर्मिंग बैंक साथियों कौन सा होता है? द एडवाइजिंग बैंक इज रिक्वायर्ड to advise the credit to the beneficiary. If however in addition to advising the credit, the advising bank were to confirm it, then the advising bank will also become confirming bank. तो confirming bank अलग से नहीं होते, नॉर्मली जो advising bank है वही अगर confirm भी करता है LC को, जब advising bank की तरह वो एक्ट कर रहा है तो सिर्फ एडवाइस करेगा, और अगर वो उसको LC को confirm भी करता है तो उस केस में वो confirming bank भी हो जाता है। reimbursing bank कौन सा होता है? It is the bank which is appointed by the issuing bank to make reimbursement to the negotiating, paying or confirming bank. तो रीइन्वर्सिंग बैंक वो होता है जो कि निगोशिएटिंग बैंक जिसने कि बेनिफिशियरी को पेमेंट किया है उसको वो पैसा रिफंड करता है या रीइन्वर्स करता है, तो उस केस में वो रीइन्वर्सिंग बैंक हो जाता है। अब साथियों इतनी तरह के हमने बैंक डिस्कस किए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे बैंक किसी भी एलसी में इन्वॉल्व हों।
नॉर्मली 2 या 3 बैंक इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हमने सारी कंडीशंस देख ली कि इतने इतने बैंक, एक ही बैंक 2 या 3 कैपेसिटी में एक्ट कर सकता है। एक इशुइंग बैंक होगा, एक बेनिफिशियरी का बैंक होगा, वही निगोशिएटिंग भी हो सकता है। एडवाइजिंग एडवाइजिंग या कंफर्मिंग बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे जो इशुइंग बैंक है वो खुद ही काफ़ी रेपुटेड है। तो ये है। बाकी हमने सारे बैंक्स डिस्कस कर लिए कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबल जो है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट कितने तरह के हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्रेडिट हो सकता है। ऑर्डिनरी जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं साथियों, यूजुअली साइट क्रेडिट होते हैं। दो तरह के होते हैं, साइट होते हैं या यूजांस हो सकते हैं। साइट बिल जो होते हैं या साइट क्रेडिट जो होते हैं वो होते हैं जिनका पेमेंट तुरंत करना होता है, जिसमें टाइम नहीं मिलता। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे तुरंत ही उनका पेमेंट करना होगा, ऑन साइट होता है। और यूजांस के केस में क्या होता है साथियों, यूजांस में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है, उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, उस डेट पे उसका पेमेंट होना होता है। Ordinary letter of credit are usually side credit. Immediate payment should be made of the bill drawn by the beneficiary. तो ऑर्डिनरी जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं यूजुअली साइड क्रेडिट होते हैं, उस केस में इमीडिएट पेमेंट करना होता है बेनिफिशियरी के द्वारा। सच लेटर ऑफ क्रेडिट अंडर विच यूजांस विल कैन बी ड्रॉन इज एन एक्सेप्टेंस क्रेडिट और टाइम क्रेडिट। तो जहाँ पे यूजांस जो बिल आने हैं यानी कि टाइम मिलेगा, उनको एक्सेप्टेंस क्रेडिट या टाइम क्रेडिट कहते हैं। रिवोकेबल क्रेडिट कौन से होते हैं, रिवोकेबल एलसी जो होती हैं। रिवोकेबल एलसी इज अ क्रेडिट that can be amended or cancelled by issuing bank without prior notice to the beneficiary. However, if any negotiating bank has acted on the credit prior to the receipt of notice of amendment or cancellation, then the issuing bank is bound to reimburse the negotiating bank. अब रिवोकेबल क्रेडिट साथियों वो होते हैं जो एक बार मान लीजिए एलसी इशू कर दी, तो उस केस में जो इशूइंग बैंक है वो जब चाहे उसमें अमेंड कर सकता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में, या इवन उसको कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन वो ये सब तब तक हो सकता है जब तक वहाँ पे जो निगोशिएटिंग बैंक है, जो फॉरेन जो बेनिफिशियरी के कंट्री में है, उसने उस पर एक्ट नहीं किया है या फिर उसका पेमेंट जो है उसने नहीं किया है, तब तक ये कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं साथियों, रिवोकेबल क्रेडिट जो हैं अब यूज़ में नहीं आते हैं। नॉर्मली इस तरह की एलसी जो है वो जारी नहीं, रिवोकेबल एलसी जो हैं वो जारी नहीं की जाती हैं। इवन जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है यूसीपीडीसी 600 की, वो भी इनको नहीं मान्यता देते। तो रिवोकेबल एलसी जो है वो चलन में नहीं है। इर्रिवोकेबल एलसी जो है यही आजकल यूज़ होती हैं। इर्रिवोकेबल क्रेडिट क्या होता है, इज़ अ क्रेडिट दैट कैन नीदर बी इमेंडेड नॉर कैंसिल विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो यही अब चलन में है, जिनको इर्रिवोकेबल क्रेडिट जो है एलसी जो है वही चलन में है। और इनको इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जो सेट हो गई, बन गई, जो वो अमेंड नहीं हो सकती या कैंसिल नहीं की जा सकती, जो भी पार्टीज में इन्वॉल्व है उनकी कंसेंट के बिना। कन्फर्म्ड क्रेडिट किसको कहते हैं, इफ अ बैंक एडवाइजिंग द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी एड्स इट्स ओन कन्फर्मेशन टू द क्रेडिट, देन द क्रेडिट वुड बी कॉल्ड अ कन्फर्म्ड क्रेडिट। ओनली इर्रिवोकेबल क्रेडिट कैन बी कन्फर्म्ड। तो जहाँ पे कन्फर्मिंग बैंक जो है, हमने देखा था कि एडवाइजिंग बैंक ही कन्फर्मिंग बैंक की तरह भी एक्ट कर लेता है। तो एडवाइजिंग बैंक जो है, अगर कन्फर्मिंग बैंक की तरह एक्ट करता है, वो कन्फर्म कर देता है एलसी को, उस केस में वो कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है। और ये जो है केवल इर्रिवोकेबल क्रेडिट जो है उन्हीं को कन्फर्म किया जा सकता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है साथियों, क्योंकि रिवोकेबल क्रेडिट है उसको कोई बैंक क्यों कंफर्म करेगा, क्यों कंफर्म कर दे बाद में जो इशूइंग बैंक है वो कोई गाइडलाइन उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है कोई अमेंडमेंट करे उसमें। तो हमेशा जो कंफर्म किया जाता है वो इर्रिवोकेबल क्रेडिट को ही किया जाता है। विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स क्रेडिट एलसी जो होती है, विद रिकोर्स कौन सी है, विदाउट रिकोर्स कौन सी होती है। तो व्हेन बेनिफिशियरी ड्रॉज अ बिल अंडर अ एलसी ही इज लाइबल इफ द ड्रॉई फेल्स टू मेक पेमेंट। अब निगोशिएटिंग बैंक हमने देखा था जो बेनिफिशियरी को एलसी का पेमेंट कर देता है और बाद में उसको जो है पैसा बाद में आता है, रिनबर्स होता है। लेकिन अगर वो रिकोर्स में है जो, और उस केस में अगर निगोशिएटिंग बैंक जो है वो पेमेंट कर देता है, अगर वो क्रेडिट जो है वो विद रिकोर्स हैं, तो अगर ड्रॉई जो है वहाँ वो पेमेंट करने में फेल करता है, तो निगोशिएटिंग बैंक जो है वो अपना क्लेम करेगा बेनिफिशियरी से, जिसको उसने पैसा दे दिया है, उससे अपना पैसा वापस मांग लेगा। तो ऐसे जो बिल होते हैं उनको कहते हैं विद रिकोर्स एलसी कहते हैं। और बेनिफिशियरी लेकिन ये नहीं चाहता कि मुझसे वापस मांगे जाएं पैसे, तो वो क्या करते हैं, वो जनरली उसमें अपने जो बिल होते हैं उसमें ऐड करा लेते हैं विदाउट रिकोर्स। तो अगर विदाउट रिकोर्स एलसी है या बिल है विदाउट रिकोर्स रहते हैं, उस केस में जो निगोशिएटिंग बैंक है वो बेनिफिशियरी से अपना क्लेम नहीं कर पाएगा। ट्रांसफरेबल क्रेडिट कौन से होते हैं साथियों, एज सच द राइट अंडर द एलसी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड इज वेस्टेड इन द बेनिफिशियरी। अ ट्रांसफरेबल क्रेडिट इज वन अंडर विच द बेनिफिशियरी कैन ट्रांसफर हिज राइट्स
टू थर्ड पार्टीज अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड एंड एलसी इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल क्रेडिट साथियों क्या होते हैं? जो नॉर्मल जो एलसी की कंडीशन होती है उसमें जो बेनिफिशियरी होता है उसके पास ही राइट होते हैं, उसको ही वही उसका बेनिफिशियरी होता है, जो एक्सपोर्टर जो होता है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर जो है वो चाहता है, मान लीजिए वो एक्सपोर्टर भी उसने फर्दर किसी ट्रेडिंग एजेंसी है वो कोई, और उसने फर्दर किसी और से उस जो मशीन है वो ली होती है और वो खाली ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्टिंग एजेंसी है, तो वो अपने राइट्स अगर चाहता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाएं, यानी कि उसका जो बेनिफिशियरी है उसकी जगह जो थर्ड पार्टी है वो बेनिफिशियरी हो जाए, तो वो ऐसा करा सकता है। अगर उसमें एलसी में मेंशन हो ऐसा ट्रांसफरेबल एल क्रेडिट होते हैं, उस केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा मेंशन नहीं है एलसी में ट्रांसफरेबल, तो फिर उस केस में एलसी को नॉन ट्रांसफरेबल ही माना जाएगा। बैक टू बैक क्रेडिट क्या होते हैं साथियों? द बेनिफिशियरी इन हुज फेवर द एनएलसी इज इशूड uses the same to obtain another credit from his beneficiary from his bank in favor of supplier. There are three banks involved in this type of LC: issuing bank, advising bank, third bank which issues an ancillary credit against the security of original credit. तो बैक टू बैक क्रेडिट क्या है साथियों? जब जो बेनिफिशियरी है उसका बैंक, जो बेनिफिशियरी को जो ओरिजिनल जो एलसी मिली है उसके बेसिस पे उसको सिक्योरिटी रखते हुए कोई दूसरी एलसी जारी कर देता है, जो कि जैसे मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी जो है, एक्सपोर्टर जो है, वो चाहता है कि उसने जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ किया है जिस पर्सन से वो मशीन बनाने के लिए, वो चाहता है कि उसको पेमेंट हो जाए। तो उसको पेमेंट करने के लिए वो अपने बैंक से कहता है कि मेरे पास अभी इसको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, मुझे जो एलसी मिली है इसके बेसिस पे, जो ओरिजिनल एलसी है जिस मशीन एक्सपोर्ट करने के लिए जो मुझे मिली है, उसके बेसिस पे आप मुझे दूसरी एलसी जारी कर दीजिए, जिसको मैं अपने जो रॉ मटेरियल जिससे मैंने परचेज़ किया है उस पर्सन को दे सकूं। तो उस केस में ये बैक टू बैक क्रेडिट कहते हैं, ऐसा अगर होता है, या बैक टू बैक एलसी इन्हें कहते हैं। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है साथियों? रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट या ग्रीन क्लॉज, ये दोनों मिलते जुलते हैं। रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज तब पिक्चर में आते हैं जब वो पर्सन जो है, एक्सपोर्टर जो है, वो कहता है कि मुझे एडवांस पेमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मली जो एलसी के केस में क्या होता है, पेमेंट बाद में होती है, शिपमेंट पहले हो जाती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट जाते हैं, डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक के पास पहुंचते हैं, वो उन्हें रिसीव करता है, अगर सब कुछ ठीक पाता है एज़ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो डॉक्यूमेंट होते हैं, तब वो पेमेंट ड्यू डेट पे रिलीज़ करता है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर ये कहता है कि मुझे कुछ एडवांस पेमेंट भी चाहिए, तो उस केस में रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है। In a usual LC transaction, the beneficiary will be entitled to receive payment only on his handing over of the document and bills drawn under the LC to the negotiating bank. However, in certain credit, the beneficiary will be entitled to get an advance of the price. The credit contain a red clause which authorizes an intermediary bank to make an advance to beneficiary before shipment. तो इसमें कुछ नहीं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी एलसी होती हैं उन्हीं में एक क्लॉज ऐड कर दिया जाता है, रेड क्लॉज जिसे कहते हैं, रेड इंक से वो क्लॉज ऐड किया जाता है, जिसमें कि इंटरमीडिएटरी बैंक है वो उसको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप एडवांस पेमेंट सेलर को या बेनिफिशियरी को दे दीजिए। अब ग्रीन क्लॉज एलसी में एक स्टेप और फर्दर चले जाते हैं। ग्रीन क्लॉज एलसी में दिस इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ रेड क्लॉज। दिस टाइप ऑफ एलसी नॉट ओनली परमिट्स द प्री शिपमेंट एडवांस but also permits advance to the exporter to cover storage at the port of shipment. The red clause and green clause credit are called anticipatory credit. तो red clause में तो हमने देखा कि उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट एक तरह से मिल जाता है, वो है। लेकिन साथ में जो ग्रीन क्लॉज भी अगर उसमें है, तो ग्रीन क्लॉज एलसी होती है कि जो पहले रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर करने के लिए अपने खर्चों के लिए जो प्री शिपमेंट क्रेडिट तो मिला ही उसको, साथ ही जो है स्टोर करने के लिए, मान लीजिए कोई बल्कि मटेरियल है, कुछ ऐसा है जो काफ़ी पोर्ट पे शिपमेंट के लिए जो स्टोर करने में जो खर्चा आएगा, उसके लिए भी उसको एडवांस पेमेंट एक्सपोर्टर को मिल जाता है। अब साथियों इनका चलन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि प्री शिपमेंट एडवांस अब चलने लगे। प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एडवांस जो है वो दिए जाते हैं, जिन्हें हम पीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीसी और पीएस। तो इसीलिए रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज का चलन भी कम हो गया है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्रेडिट दो अमाउंट इज फिक्स्ड, इट कैन बी रिन्यूड एज सून एज अर्लियर बिल हैव बीन पेड। तो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट साथियों नॉर्मली क्या होता है, जब एक ही बायर है, उसका वही सेलर है सेम, और वो एक ही चीज़ नॉर्मली मंगाते रहते हैं जिसका अमाउंट लगभग एक जैसा है, तो वो बार बार एलसी खुलवाने की बजाय एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करा देते हैं, और वो रिवॉल्विंग के हिसाब से चलता है। एक बार उसका पेमेंट जब हो गया फाइनल, उसके बाद वो दोबारा से उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो बस इतना ही है इसमें।
अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में? साथियों, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इन अ एलसी ट्रांजेक्शन द राइट्स टू ड्रॉ अ बिल इज कन्फर्ड ओनली ऑन द बेनिफिशियरी। द बिल अमाउंट शुड बी विद इन द लिमिट फिक्स्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिल भी कहते हैं केवल, ये इसके जो एलसी ट्रांजेक्शन में राइट्स जो होते हैं वो बेनिफिशियरी के फेवर में होते हैं, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल अमाउंट है वो विद इन लिमिट होना चाहिए एलसी के। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बाकायदा जो है वो साइन होता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा। इनवाइस होता है, इनवाइस आती है साथ में, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब ये एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होता है, किसी जगह 3 कॉपीज़ आती हैं, इनवाइस की 3 या 4 कॉपी आती हैं। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसमें बिल ऑफ लेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ, क्योंकि नॉर्मली जो शिपमेंट होता है वो सी के थ्रू ही होता है, तो सी के थ्रू जो शिपमेंट होते हैं उनमें बिल ऑफ लेडिंग जारी होता है। जो बाय एयर शिपमेंट होते हैं उनमें एयर बिल जारी होता है, और जो कुरियर से अगर छोटा मोटा कोई सामान आ रहा है वो उस केस में कुरियर रिसिप्ट वगैरह जारी होती हैं। इंश्योरेंस आती है, इंश्योरेंस की कॉपीज़ मेनली 2 या 3 कॉपीज़ में आती है इंश्योरेंस भी। साथ ही कई सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलसी में जैसे जैसे मेंशन हो, जैसे पैकिंग लिस्ट है या और भी जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो आते हैं। बिल ऑफ लेडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर टू अ शिपर दैट डिटेल्स द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बीइंग कैरीड। तो बिल ऑफ लेडिंग साथियों एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कैरियर के द्वारा, जो शिपिंग एजेंसी है उसके द्वारा बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाता है, जिसमें डिटेल होती है कि क्वांटिटी गुड्स की क्या होगी, टाइप क्या होगा, और कहाँ पे किस डेस्टिनेशन पे वो गुड्स जो हैं वो जाएंगी। और बिल ऑफ लेडिंग ऑल्सो सर्व्स एज शिपमेंट रिसिप्ट व्हेन द कैरियर डिलीवर्स द गुड्स एट द प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन। तो जब एक बार शिपमेंट हो जाती है, सामान जब पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, गुड्स पहुंच जाती हैं, उस केस में जो बिल ऑफ लेडिंग है वो भी शिपमेंट रिसिप्ट की तरह काम करता है। और बिल ऑफ लेडिंग नॉर्मली लेके जाते हैं जो इंपोर्टर हैं वो, और तभी वो माल छुड़ा पाते हैं शिपयार्ड से। अब यूसीपीडीसी क्या होता है साथियों? यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, यूसीपीडीसी 600। तो ये क्या है साथियों? एक सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो कि क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक कंट्री में अलग अलग तरह के लॉज हैं, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, तो अगर वो कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में मान लीजिए कोई चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो एक कंट्री में इलीगल हैं बट दूसरे कंट्री में वो लीगल हो सकती हैं, या नॉर्म्स लॉज अलग अलग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उसकी वजह से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए, इसके लिए कॉमन गाइडलाइंस एक बना दी गई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और सभी जो कंट्रीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, वो इनके हिसाब से काम करती हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बाई द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच अप्लाई टू फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विच इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प कंपनीज फाइनेंस ट्रेड। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो एग्री किए गए हैं, जो बनाए गए हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो इनको मानते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट इसके अकॉर्डिंग ही जारी करते हैं। और ये 1 जुलाई 2007 से यूसीपीडीसी 600 चल रहा है, उससे पहले यूसीपीडीसी 500 था। तो ये चेंज होते रहते हैं समय पे। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो है 500, यूसीपीडीसी 500 जो था उसमें 49 थे, अब वो रिड्यूस होके 39 हो गए हैं। साथ ही पहले क्या होता था, यूसीपीडीसी 500 में ये दिया हुआ था कि जो डॉक्यूमेंट आएंगे, जो सेलर है या जो एक्सपोर्टर है उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, तो उनको एक्सेप्ट करने की जो टाइम थी उसमें यूजुअल बैंकिंग टाइम करके दिया हुआ था, बट अब वो टाइम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर जो है वो जो इशूइंग बैंक है, एलसी इशूइंग बैंक, उसको वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो भेजेगा या अपना रिफ्यूज़ल भेजेगा। अगर वो 5 दिन तक वो एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल नहीं भेजा जाता है तो उनको ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाता है। अ डेफिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ निगोशिएशन एज परचेज ऑफ ड्राफ्ट ऑन डॉक्यूमेंट। तो ये भी है इसमें 600 में जो है डिस्क्रिप्शन निगोशिएशन का प्रॉपर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, यूसीपीडीसी 600 की गाइडलाइंस हैं, और इस वीडियो में हमने देखा है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, और कितने तरह के बैंक इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। और हमारे जितने भी बैंकर साथी हैं जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।